और दूसरा जो लोग एमकेएम की मुखालफत में वोट डालने के लिए निकलते हैं वो भी नहीं निकले। और ये दो बड़ी वजूहात हैं। अगर आप पीटीआई वर्सेस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करें तो इस वक्त जिस तरह का इलेक्शन हाफिज नईमुर रहमान साहब ने लड़ा है, ये हम सब बहुत पहले से जानते हैं कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। ये सिर्फ और सिर्फ ये धरने की सियासत कर सकते हैं, इंतशार की सियासत कर सकते हैं। और मैंने पहले भी ये कहा था कि जो लोग आज बड़े शोर मचा रहे हैं, ये 15 जनवरी की रात को धरना की तैयारी कर रहे होंगे। बल्दियाती निजाम में ना जो मेन लोगों के पब्लिक इश्यूज है उनको हाईलाइट अगर किसी ने किया तो हमें मानना होगा कि हाफिज साहब ने बड़ी काबिशें की। अभी मुर्तजा वहाब साहब जिस तरह फरमा रहे थे जी धरने की सियासत फला, तो वो आगे तो रहे लोगों के मसाइल के लिए। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, और शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसे इंतखाबात हुए होंगे जिसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की गई हो। आज भी बराहिल ऐसा तो कोई वाक़या पेश नहीं आया जिस पर बात की जाए कि तसादुम हुआ हो या अल्लाह ना करे किसी की जान गई हो। लेकिन जनाब वही मामला कि जो दीगर जमातें हैं, जो जमातें होती हैं, वो इसी तरह के इल्जामात लगाती हैं। अब से कुछ देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कल रात के 12 बजे उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात में वो किसी तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे और प्री पोल धांधली कर दी गई है और हम इस नताइज को नहीं मानेंगे जो आएंगे। अब से थोड़ी देर पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हाफिज नईमुर रहमान, जो कि इस वक्त अभी जो सूरत हाल मेरे सामने कंपाइल्ड रिजल्ट आ रहे हैं, 246 यूसीज में से जो इस वक्त आगे हैं वो जमात आगे, उन्होंने 7 इस वक्त सीटें ले ली हैं। सासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 6 हैं। लेकिन जनाब हाफिज नईमुर रहमान अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनाब नताइज को रोकना शुरू कर दिया गया है, धांधली करना शुरू कर दी गई है और नताइज को रोका जा रहा है। अगर 1 घंटे तक नताइज दोबारा से जारी नहीं किए गए तो हम शहर को बंद कर देंगे, हम धरना देना शुरू कर देंगे। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे आगे चल के, जैसे जैसे सियासतदानों में ज्वाइन करते जाएंगे उनको ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। इस वक्त इमरान रियाज खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है और उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से जरा ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं। इमरान भाई, आज जो सारे मामलात रहे, सारी सूरत हाल रही, बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने क्यों सारे मामलात से अलहदगी का ऐलान किया। हाँ, वफाकी हुकूमत से वो अलहदा नहीं हुई, इस सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन आज जो वोटिंग का मरहला हुआ, टर्न आउट देखने में आया इंतहाई कम, जो बताया जा रहा है 20% है, कैसे देखते हैं सारे मामले को? देखिए, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि एमकेएम ने बाइकआउट किया। एमकेएम का अपना एक वोट बैंक है, वो नहीं आए लोग वोट डालने के लिए। और दूसरा, जो लोग एमकेएम की मुखालफत में वोट डालने के लिए निकलते हैं वो भी नहीं निकले। और ये दो बड़ी वजूहात हैं। और तीसरी जो एक और वजह है वो ये है कि एक खौफ भी पैदा किया गया था और असास इदारों की रिपोर्टें भी बताई गई थी। और उसके बाद जो है वो वफाकी हुकूमत भी कह रही थी, सिंध हुकूमत भी कह रही थी कि हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। उसकी वजह से एक फैक्टर ये भी है। और कराची में ख़ास तौर पे मैं अगर कराची की स्पेसिफिकली बात करूं या सिंध के शहरी इलाकों की बात करूं तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे रहती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ टर्न आउट कम रहा, लोगों ने दिलचस्पी जो है वो कम दिखाई है। और एक और चीज़ है कि बल्दियाती इंतखाबात कभी भी पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से नहीं होते, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर इनकी अहमियत को लोग अभी तक समझे भी नहीं है और इनको अहमियत दी भी नहीं गई। यानी जब तक बल्दियाती इदारों के पास या बल्दियाती निज़ाम के पास ज़्यादा इख्तियारात और ज़्यादा ताकत नहीं होगी, तब तक लोग इसको अहमियत नहीं देंगे। आपको याद है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लोग अपनी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़कर ज़िलाई और तहसील नाज़िम के बल्दियाती इंतखाबात लड़ रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो तहसील नाज़िम बन जाए, टाउन नाज़िम बन जाए, ज़िला नाज़िम बन जाए। वो मिनिस्ट्रियों से ज़्यादा इसको अहमियत दे रहे थे क्योंकि तब इख्तियारात थे और तब इसके अंदर जो है वो ताकत भी थी, इख्तियार भी था और इसमें पैसा भी था और वो पैसा पे इस्तेमाल भी किया जा सकता था। लेकिन इसकी अहमियत को कम किया गया उसके बाद कवानीन को तब्दील करके। और अब जमात इस्लामी मेरी इत्तला के मुताबिक कराची में आगे जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटरों को इकट्ठा करने में, ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करने में और उनको निकालने में कामयाब नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की सिंध की जो क़यादत है, उनका पूरा इन्हिसार हमेशा से इमरान खान साहब के ऊपर रहता है
और इमरान खान साहब पे निसार करके उन्होंने एक मरतबा फिर मौका जाया किया है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन टर्न आउट कम होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो 2 वजूहात 3 वजूहात समझ आती है। एक तो पीटीआई अपने लोगों को उस तरह नहीं निकाल पाई, दूसरा एमक्यूएम के लोग नहीं आए, एमक्यूएम के जो खिलाफ लोगों ने निकल के वोट रिएक्शन में डालना था वो भी नहीं आए, और जो आखिरी मामला है वो ये है कि खौफ और हरास भी लेकिन था। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मोबिलाइज नहीं कर सकी? अच्छा, अभी 7 से 9 बजे भी ट्रांसमिशन चल रही थी, मुख्तलिफ रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब की पर्सनैलिटी पर इन्हिसार किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तौर पर। खान साहब की पर्सनैलिटी हो गई, उनका विजन हो गया, उनकी मोबिलाइजेशन हो गई। अगर वो पंजाब की तरफ इस वक्त सूरत हाल उनकी मरकूज है पूरी, या विफाक की तरफ मरकूज है, लेकिन इसके अलावा सूबाई लेवल पर कोई भी क़यादत निकलकर सामने नहीं आई। आखिरी दम तक ये नहीं पता चल रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात में उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, और बेशतर रहनुमा ये कह रहे हैं कि जनाब छोटा ग्राउंड है, इस छोटे ग्राउंड में नहीं खेलते। आपने इख्तियारात की बात की, बिल्कुल वजह है, लेकिन सर मेयर के इख्तियारात 34% कराची पर होते हैं, और ये भी एक बड़ा एरिया है और इसको छोड़ा भी नहीं जाता है, छोड़ना चाहिए भी नहीं। इमरान भाई, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है सर, अब आ रही है आपकी आवाज। जी पूछिए, आप दोबारा पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने कहा खान साहब पर इन्हिसार किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों, चाहे कौमी असम्बली के इंतखाबात हों। इन्हिसार खान साहब के विजन, उनकी तकारीर, उनकी तमाम चीज़ों पर, उनकी पर्सनैलिटी पर किया जाता है। लेकिन अगर खान साहब का इस वक्त तौजीहात पंजाब विफाक है और सूबाई हुकूमत, सूबाई मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस तरह से निकल कर नहीं आए, तो क्यों सर इसको स्मॉलर ग्राउंड समझा जाता है और क्यों उस पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है? कराची के मामलात पे इतना मोबिलाइज नहीं किया जाता आवाम को? देखिए, कराची के मामले पे मोबिलाइज तो जरूर किया जाता है। जब वहां पे एमएनएज और एमपीएस के इलेक्शन होंगे तो उसके ऊपर तो सारे तवज्जो देंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप पीटीआई वर्सेस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करें तो इस वक्त जिस तरह का इलेक्शन हाफिज नईमुर रहमान साहब ने लड़ा, ये हम सब बहुत पहले से जानते हैं कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और वो पूरी एक कैंपेन को चलाते हुए चले आ रहे थे। यानी आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन था मेयर बनने के लिए कराची? जी बिल्कुल, ये मैंने उनसे पूछा, भी डिसाइड ही नहीं किया उन्होंने। भी नहीं पता था इस बात का। और पीपल्स पार्टी को पता था कि सईद गनी है, उसका चाहे उनको फायदा हो चाहे उनको नुकसान हो। और मुर्तजा वहाब का नाम भी था ना। देखिए, धांधली का भी एक फैक्टर है, उसको भी आप साइड पे नहीं रख सकते। इंटीरियर के अंदर तो जुड़लू फिरता है हमेशा, और वो फिरता रहेगा जब तक कि आप उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। और पूरा का पूरा एक निजाम जो है, आप मेरे साथ चले अभी दादू और जल के वहां की सूरत देखें और वहां के किसी भी आदमी से आप पूछें कि ये आपकी हालत किस लिए है, तो वो आपको बताएंगे किस लिए है और किसकी वजह से है। लेकिन आज वहां से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हमें सुबह ही पता था कि उनको जीतना है। उसका रीजन ये है कि उनके मुकाबले के अंदर कुछ तैयारी उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए। जब तक आप झुरलू इलेक्शन को नहीं रोक पाएंगे, जब तक कि आप धांधली के खिलाफ एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं बनाएंगे। अब कराची के अंदर सवाए जमात इस्लामी ने किसी ने हिकमत अमली बनाई नहीं थी, और जमात इस्लामी के पास पूरा एक ग्राउंड स्ट्रक्चर मौजूद है और उन्होंने बाकायदा जैसे एक मेयर का इलेक्शन होता है वैसे लड़ा है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाफिज नईमुर रहमान जो हैं, वो हो सकता है उनको सपोर्ट चाहिए हो कुछ और लोगों की, या कोई आजाद उम्मीदवार या किसी और जगह से, लेकिन वो कराची के मेयर अब बन जाएंगे, कराची के बेहतर दिन। लेकिन कहीं ना कहीं इल्हाक उनको करना पड़ेगा, या तो पीटीआई से या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कहीं ना कहीं उनको पीटीआई के साथ, पार्टी के साथ तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, पार्टी के साथ वो नहीं करेंगे। पार्टी क्योंकि वो समझते हैं कि सिंध के तमाम हालात की खराबी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को वो, इसी का जवाब जरा मुर्तजा वहाब साहब से ले लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से जरा मजीद बात करते हैं। मुर्तजा वहाब साहब, सर ये अभी थोड़ी देर पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अब धांधली कर रही है, रिजल्ट रोक रही है, मुख्तलिफ जगहों पर रिजल्ट रोक दिए गए हैं, 1 घंटे तक अगर रिजल्ट जारी नहीं किए गए तो हम धरना दे देंगे। सर देखिए, कोई कहानी तब्दील नहीं हुई इनका काम ही सिर्फ धरना देना है, एहतजाज करना है और कुछ नहीं। इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन कराने के लिए एहतजाज कर रहे थे और अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अब धरना देंगे। इस हवाले से मैं समझता हूँ इन सियासी जमातों का कोई और काम है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये धरने की सियासत कर सकते हैं, इंतशार की सियासत कर सकते हैं। और मैंने पहले भी ये कहा था कि जो लोग आज बड़े
शोर मचा रहे हैं, ये 15 जनवरी की रात को धरना की तैयारी कर रहे होंगे और उस वक्त ये इल्जामात कर रहे होंगे। मैं समझता हूँ लोगों ने, आपने देख लिया कि हैदराबाद डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इवन कराची के अंदर जो अभी तक रिजल्ट हमारे पास आए हैं उसके अंदर एक बड़े पैमाने पर लोगों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ देखा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासी जमात की तरफ देखा है और मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसके इंशाल्लाह मुस्बित असरात कराची और हैदराबाद। ठीक है सर, आपने जो बड़े पैमाने की बात की ना, उसमें एक ज़ेली सवाल ये निकलता है कि बड़े छोटे पैमाने पर लोग निकले हैं, टर्नआउट बहुत कम रहा है और वो तो खैर अब रिजल्ट्स बताएंगे कि लोगों ने किस पर एतमाद किया है। टर्नआउट कम होने की वजह क्या है सर? आप लोगों ने कैंपेन अच्छी नहीं चलाई क्योंकि जमात इस्लामी की कैंपेन नजर आई, इसके अलावा किसी की कैंपेन नजर नहीं आई। अच्छा, जमात इस्लामी की अगर कैंपेन आपको नजर आई तो जमात इस्लामी के हक में वो वोट तो आपको नजर नहीं आए। ये कुछ लोगों के साथ बार बार धरने के और एहतजाज की सियासत तो करते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 15-20 साल का इलेक्टोरल रिजल्ट उठा के देखेंगे, जमात इस्लामी को वो पजीराई कराची शहर से नहीं मिली, चाहे वो 2015 के अगर बल्दियाती इंतखाबात देख लें, 2018 के आम इंतखाबात देख लें, कराची की अवाम ने जमात इस्लामी को उस तरीके से वोट नहीं दिया। कंपैरेटिवली अगर बात की जाए 2015 में मुत्तहिदा ने कामयाबी हासिल की, बड़े मार्जिन पे 65% उनके वोट थे। 2015 में मुत्तहिदा जीती, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। कराची का जो वोटर है वो अपना माइंड बार बार चेंज करता है, वो देखता है कि किस सियासी जमात की तरफ वो देख रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने पहले भी ये कहा था कि 15 तारीख की शाम को ये लोग इसी तरह का एहतजाज कर रहे होंगे इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि वो लोग हैं, उनको पता है कि हार इनका मुकद्दर है। ठीक है सर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से काफी ज्यादा कराची की मैं बात हूं, मसाइल के अंबार लगे हुए सर बेतहाश। अभी आप 8 बजे भी हमारी ट्रांसमिशन में जैस्मिन के साथ मौजूद थे सर, आपने नाम तो काफी ज्यादा, आपने जौहर की अगर मिसाल दी थी कि वहां पर आप तरक्याती काम कर रहे हैं, सर आपके जहन में यह भी होगा कि वहां पर टारगेट किलिंग, वहां पर जो राजधानी की वारदातें हैं, वहां पर स्नैचिंग के वाकयात हैं और फिर लोगों को मारा पड़ा जाता है, यह भी आपके जहन में होगा सर? इन वाकयात में इजाफा बहुत हुआ है। देखिए, ये जो तनकीद है, जिनको तनकीद करनी होती है वो हमेशा तनकीद करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। अभी बात होती है जब आप बल्दियाती मसाइल की बात करते हैं, जब आप कहते हैं बल्दियात में काम नहीं किया और जब जवाब में बताया जाता है कि नहीं बल्दियात में फला फला काम हुआ है, ये बेहतरी आई है, तो फिर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ चले जाते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, आप किसी कराची वाले से पूछेंगे तो कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कराची शहर में क्या हालात होते थे, कितनी लोगों की जाने जाती थी, किस तरह बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी की सियासत होती थी, दहशतगर्दी के वाक़यात, सर वो लिसानियत पर होती थी। मैं राजधानी की बात कर रहा हूं। लेट मी कंप्लीट। लेकिन देखें, इसी सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची शहर में टारगेट ऑपरेशन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस तरीके से पहले एक जमाने में कराची शहर को बंद कर दिया जाता था, कराची शहर में हड़तालें होती थी, दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, आज इस तरह की चीजें कराची शहर में नजर नहीं आती। हाँ, स्ट्रीट क्राइम एक हमारे लिए मसला है, एक हमारे लिए चैलेंज है, जिसको अबूर करने के लिए तमाम इंतजामिया अपना अपना काम कर रही है। ठीक है। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल सबसे गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वो इतना कॉन्फिडेंट कराची के वाले से नजर नहीं आता। उन्होंने कहा जो मेयर बनेगा वो पीडीएम का बनेगा और हैदराबाद में जो मेयर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। अब पीडीएम से यकीनी तौर पर उनकी मुराद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही होगी, जब तक उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान नहीं किया था। अब आपको क्या लगता है मेयर किसका होगा कराची में? देखिए, अगेन बिलावल साहब ने तो बरमला ये कहा है कि इंशाल्लाह अगला मेयर कराची हो हैदराबाद हो, दोनों का इंशाल्लाह जियाला होगा। कल के उनके जो टेलीविजन प्रोग्राम के इंटरव्यूज थे उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि कराची शहर के अंदर पीडीएम की और इत्तेहादी जमातें भी हैं जो कि लड़ रही हैं। मिसाल के तौर पे हैदराबाद शहर में आपको नून लीग नजर नहीं आती, हैदराबाद शहर में आपको जेयूआई नजर नहीं आती, लेकिन हाँ कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जेयूआई भी है, नून लीग भी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग भी हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो पीडीएम का उम्मीदवार होगा इंशाल्लाह वो कराची शहर का मेयर बनेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई, क्या देख रहे हैं, क्या सूरत-ए-हाल बनती हुई आपको बल्दियात की नजर आ रही है कराची में? कराची में मेयर कौन बना रहा है? जमात बना लेगी मेयर अपना? देखें, अभी अगर इस पोजीशन में आ जाती है जमात इस्लामी तो बहुत बड़ी मेरा ख्याल अचीवमेंट होगी। अगर हम कैंपेन देखें तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त जिस तरह से जमात या उनका मोमेंटम हमें नेशनल लेवल पर नजर आ रहा है, उस लिहाज से बिल्कुल ही सबसे पीछे कैंपेन हमें कहीं कुछ भी नहीं नजर आई। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने मानना पड़ेगा कि जितने भी पब्लिक इश्यूज थे, देखिए बल्दियाती निजाम में ना जो मेन लोगों के पब्लिक इश्यूज हैं उनको हाईलाइट अगर किसी ने किया
तो हमें मानना होगा कि हाफिज साहब ने बड़ी काविशें की। अभी मुर्तजा वहाब साहब जिस तरह फरमा रहे थे जी धरने की सियासत फलां, तो वो आगे तो रहे लोगों के मसाइल के लिए, तो वरना तो आप देखिए कि अब जिस तरह एमक्यूएम ने सोच समझ कर ही बायकॉट किया है कि उनको भी नजर आ रहा था कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। उसकी बहरहाल जो भी वजूहात हों अलग बात है, लेकिन अब लगता यह है कि इस वक्त बज़ाहिर जो नजर आ रहा है कि सबसे अच्छी पोजीशन में इस वक्त जमात इस्लामी कराची की अगर हम बात करें, और तहरीक इंसाफ अगर से हमें हर तरफ से ये धांधली के इल्जाम नजर आ रहे हैं, हत्ता कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वीडियो शेयर की जा रही हैं, जमात इस्लामी की तरफ से है। अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जी पीपल्स पार्टी ने धांधली की है इन बल्दियाती इलेक्शन में। ये फजलुर रहमान साहब जो कि इत्तेहादी हैं वो भी कह रहे हैं। तो ये शिकायतें अपनी जगह, लेकिन ये हमें नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में होने का भरपूर फायदा उठाया है, और जाहिर है कि वो उम्मीदवार को सिलेक्ट करना, कौन उम्मीदवार है वो भी देखना होता है, फिर हुकूमत की एक सरपरस्ती होती है। हमने पंजाब में ये नून लीग के दौर में देखा है, इंटीरियर सिंध में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से देखा है। तो ऑन इलेक्शन डे मैनेज करना चीजें बहुत कुछ होता है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह लो टर्न आउट है, मुझे थोड़ा सा लोगों में मायूसी भी नजर आती है। लोग सिस्टम से मायूस है कि हमारे वोट का फर्क तो कोई नहीं पड़ता। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ना इसका सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रही थी। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने और दीगर जो उनके रहनुमा थे, मुस्तफा कमाल भी मौजूद हैं, फारूक सत्तार भी मौजूद है। उन्होंने कहा लोग निकले ही नहीं बाहर। लेकिन अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात करें ना, आमिर लियाकत हुसैन साहब की इंतकाल के बाद जो वहां पर इंतखाबात हुए उसमें टर्नआउट बहुत कम रहा। खान साहब ने इलेक्शन वहां पर लड़ा, खान साहब जीत हो गए, लेकिन टर्नआउट इंतहा से ज्यादा कम नजर आया। उसकी क्या वजह है? मतलब 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन जो वोट पड़े वो 25 से 30 हजार पड़े। ये इंतहाई कम टर्नआउट है। सलमान देखिए, इमरान रियाज साहब ने बड़ी खूबसूरती से मेरा ख्याल है वो 3-4 वजूहात बता दी है। थ्रेट भी था, फिर एमक्यूएम के हवाले से भी था, उनके जाहिर है कुछ ना कुछ वोटर्स तो उनके होंगे। फिर लोगों को नजर आया कि सिलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही बात के कितने बाख्तियार है ये जो खुद से लोग एक निकाल ले, जो आपके कारकुन लोगों को मुतहरिक कर ले। जिस तरह फर्ज कीजिए जमात इस्लामी है, उनके कारकुन है, उन्होंने जलसे किए, लोगों को मोटिवेट किया, जो उनके हल्के में थे या जो उनसे बददिल हो गए होंगे या जो उनके बाजी में वोटर रहे होंगे, जो भी लोग, उनको उन्होंने जोड़ दिया। इसी तरह से या तो तहरीक इंसाफ भी उस तरह अपने लोगों को निकाल सकती, वो कर सकती। तो पीपल्स पार्टी का हम कह सकते हैं कि उन्होंने भरपूर तरीके से शायद जितना वो कर सकते थे, जहां जिस हद तक जा सकते थे उन्होंने किया है। लेकिन ओवरऑल लोगों को ये अब शऊर भी है कि जी इख्तियारात का रोना। एमक्यूएम भी रोती रही कि जनाब हम मेयर बन गए, वसीम अख्तर साहब है ही कुछ नहीं, और सब कुछ पीपल्स पार्टी के पास है। अब जाहिर है कि किसी के जहन में ये भी तो आएगा कि अच्छा पीपल्स पार्टी का बंदा बन जाएगा तो शायद कुछ मिल जाए, यानी वो काउंसलर होगा, क्योंकि इख्तियार उनके पास है। तो सिंध में उनकी हुकूमत नजर आ रही है कि वो बैठे हुए हैं, आगे भी शायद उनके लिए कोई इतना चैलेंज है नहीं सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए। तो ये एक बहुत ज्यादा लोग के जहन में होता है कि मसलन गली मोहल्ले के काम करवाने ना आपने, तो वो आपका काउंसलर करवा ही नहीं सकता जब ऊपर आपके पार्टी मुखालिफ बैठी हुई है। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, तो वो हो ही नहीं सकता, वो करना ही नहीं देगा। और यही उन्होंने माजी में देखा है। तो जो पीपल्स पार्टी का बंदा होगा या जो स्विंग वोटर है, जो कहेगा यार भाड़ में जाए सारी जमातें, मेरा काम होना चाहिए, वो कौन करके दे सकता है? पीपल्स पार्टी वादे कर रही है, करवा रही है, वो कह रहा है ये करवा दूंगा, आपके गैस दे देंगे, गली का आपका काम कर देंगे, कूड़ा भी उठेगा, ये भी पकड़े, ये भी करें, आपको हम भर्ती भी करवा देंगे, जो भी। तो वो सब में तो वो कर सकते हैं। लेकिन एमक्यूएम ने बायकॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ जो है उसका भी यही मसला होगा कि उनके पास उस तरह हुकूमत नहीं है और कैंपेन भी नहीं चलाई, और फिर इख्तियार का भी नहीं है मामला। तो बाकी सबसे ज्यादा मुतहरिक कह सकते हैं कि हाफिज साहब ने बड़ा जोर लगाया है। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक लेना जनाब, बताएंगे तो इमरान रियाज साहब से पूछेंगे कि ये एमक्यूएम ने कल किया क्या और क्यों किया। कहा जा रहा था कि जनाब 3 दिन पहले तक तमाम रहनुमाओं के ऑन रिकॉर्ड बयानात हैं कि बॉयकॉट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, लेकिन उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि जनाब उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। अच्छा, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो विफाक से अलग हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे ताउन नहीं कर रही, जिन शराइत पर उन्होंने पीडीएम का हिस्सा बनने का ऐलान किया था, खान साहब की हुकूमत के खिलाफ वोट दिया था। तो जनाब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने विफाक से अलहदगी का ऐलान नहीं किया, लेकिन यहां पर उन्होंने इलेक्शन बॉयकॉट कर दिया। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सवाल से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब नताइज की आमद का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सब इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया है और अगले मरहले में उन्होंने तमाम सीटें जीतने का ऐलान भी ट्विटर पर अक्सर लोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी नताइज क्योंकि आ रहे हैं
तो उसको कंपाइल होंगे और पता चलेगा जनाब अब अगला मेयर कौन सी जमात का हो सकता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बॉयकॉट के बाद। 1979, 1983 और 2001 में जमात इस्लामी का मेयर था, लेकिन ये तीनों साल ऐसे थे कि 2 साल में शुरू के 1979 और 83 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वजूद नहीं था और 2001 में उन्होंने फिर से बॉयकॉट का ऐलान कर रखा था। अच्छा सर, इमरान रियाज साहब ये बताइएगा, कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने क्या किया? ये 2-3 दिन पहले तक तो इनके रहनुमा बाकायदा तौर पर ट्रांसमिशंस में आके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते थे कि बॉयकॉट इज नॉट एन ऑप्शन, कोई मसला होगा लेकिन हम इंतखाबात लड़ेंगे जरूर। और फिर विफाक से अलहदगी की बातें भी की जा रही थी और इस दौरान ये बात भी कही जा रही थी कि सदर आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब से कहेंगे कि जरा एतमाद का वोट लेके तो देखिए। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो डॉलर की कीमत का कोई जिक्र नहीं, आटा मिल रहा है उसके हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन यह कह दिया कि जनाब जो डीलिमिटेशंस हैं उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है और इस वजह से हम इलेक्शन का बॉयकॉट करते हैं। हुआ क्या है सर ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ? देखें, उसके लिए 3 चीजें हैं जिस वजह से मुत्तहिदा ने ये बाइकॉट किया है मेरे एनालिसिस में। नंबर 1 तो ये है कि ये मुत्तहिदा का जो इल्हाक हुआ है वो बाद में हुआ है और उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी पहले जमा करवाए हैं। बिल्कुल। अब मामला ये है कि जितनी जमातों का इल्हाक किया गया है उन सारों के मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने कागजात जमा करवाए हुए थे और ये बहुत बड़ी तादाद में हल्के हैं। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता अगर वो आपस में ये तय करते कि कहाँ से कौन लड़ेगा और बाकी उसको सपोर्ट करेंगे, कहाँ से कौन लड़ेगा और बाकी उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये मैकेनिज्म उनके पास था नहीं। तो जो एक नया इत्तेहाद बन रहा है वो बनने के शुरू के दिनों में ही इख्तलाफात का शिकार हो जाता और सब ये चाहते कि उनके उम्मीदवारों की सपोर्ट बाकी जो धड़े हैं वो भी कर दें। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा ये था कि जब कैलकुलेशन उन्होंने की तो देखें, मुत्तहिदा के पास कराची की कैलकुलेशन तो है और उनके पास बड़ा तजर्बा है कराची में सियासत करने का, तो उनको ये आइडिया भी हो गया कि इस वक्त कराची की पब्लिक उनको वोट नहीं डाल रही। अगर कराची की पब्लिक उनको वोट डाल रही होती और उनको लगता कि उनका अपना मेयर बन सकता है तो वो ज़रूर मैदान के अंदर रहते। और तीसरी एक और चीज़ है कि मुत्तहिदा इस वक्त इलेक्शन हारने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि देखिए अभी अभी उन्होंने इल्हाक किया है, वो इसको एक बहुत बड़ी चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और तमाम धड़े इकट्ठे हो गए हैं, पतंग के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो हमारे पुराने दिन वापस आ जाएंगे। जिस तरह का उन्होंने वो कहा कि हम शरीफ क्या हुए, सारा शहर बदमाश हो गया और इसके बदमाश हो गए। हाँ, तो वो इस किस्म की चीजें उन्होंने इसीलिए की हैं कि उनको ये ख्वाब आ रहे हैं कि वो अपना पुराना दौर वापस लेकर आएंगे। ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाब दिखाए जा रहे हैं सर। देखें, ख्वाब आते भी हैं और दिखाए भी जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में तो यही चल रहा है ना कि हमें कराची और पूरा वापस वो मिलेगा, वो ताकत मिलेगी, बहुत ज्यादा MNAs और MPs हमारे होंगे। अब अगर वो इस इत्तेहाद के बनने के आगाज में एक इलेक्शन हार जाते कराची में तो ये इत्तेहाद बनते ही गैर मकबूल हो जाता मजीद, और इसके साथ जो तवक्कुआत बांधी गई हैं या इसकी जो एक हाइप बनाई जा रही है आजकल, वो हाइप एकदम जमीन बोस हो जाती। तो ये 3 वजूहात हैं जिनकी बिना पर मुझे लगता है। पहली वजह की अगर मैं थोड़ा सा ज़ेली सवाल आपसे करूं, ये सबने जो धड़े थे उन्होंने अपने उम्मीदवार और उनके कागजात नामजदगी जमा करा दिए थे, लेकिन सर फिर ऐसी क्या मजबूरी या ऐसा क्या आप कहते हैं ना कि कौमी मफाद में ऐसा क्या काम करना पड़ा कि उन सबको यकजा कर दिया गया? ये 15 तारीख के बाद यकजा हो जाते। हो सकता है मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो नुमाइंदे वो जीत जाते, हो सकता है फारूक सत्तार साहब के जीत जाते, खालिद मकबूल साहब के जीत जाते, तो कंपाइल होके अगर दोबारा ये आ जाते तो हो सकता है इनका मेयर हो जाता। मतलब 15 तारीख के बाद अगर ये इल्हाक करते। देखिए, उन्हें ये लगता है कि हम मिलकर शायद जीत सकते हैं, उनको ये लगता है या उनको ये बताया गया, लेकिन अलग अलग नहीं जीत सकते। उनको ये भी इस बात का आइडिया, अगर वो अलग अलग जीत सकते तो फिर वो अलग अलग ही रहते। उन्हें पता चल गया कि मिलकर जीत सकते हैं और मिलकर जीतने के लिए कंसेंसस जरूरी है कि कौन कौन लड़ेगा और किस निशान पर लड़ेगा। यानी पतंग का निशान तो एक साइड पे है ना, पाक सरजमीन पार्टी और गालिबन डॉल्फिन पे लड़ती थी। जी, डॉल्फिन पे बिल्कुल। तो इस तरह जब उनको बाइकआउट करना पड़ गया मजबूरन कि उनके पास टाइम नहीं था इतना, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये कि वो जीत नहीं रहे थे। सही है। और तीसरी वजह ये है कि जो इतना बड़ा हवा उन्होंने खड़ा किया है कि हम आ गए हैं तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, वो उसमें एक्सपोज नहीं होना चाह रहे थे। ठीक है, 2 सवाल सर। ये जो हवा खड़ा किया गया ये किसके खिलाफ हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक?
कराची में अक्सर इस तरह की इंजीनियरिंग की जाती है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, दोनों को परेशान करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दूसरा सवाल ये सर कि अगर ये सारा मामला इस तरह से चल रहा था तो फिर इन्होंने विफाक से अलहदगी के लिए जो एक हाइप बनाई थी कि हम विफाक से अलहदा हो सकते हैं, हमारे साथ जितने भी मुआहदे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, वो पानी क्यों फिर गया उस पर? सर वफाक से इनको अलग नहीं होना था। आप देखें एमकेएम की पुरानी आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो वो क्या करते हैं, हमेशा जब भी उन्हें अवाम के पास जाना होता है तो वो जिस भी इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं वो उस इत्तेहाद को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। यानी अगर वो सिंध हुकूमत का हिस्सा है और उनको अवाम में जाना है और अवाम गुस्से में है तो वो कहेंगे हम सिंध हुकूमत छोड़ने वाले हैं, ये हुकूमत लोगों को डिलीवर नहीं कर रही है, बड़ी गंदी हुकूमत है, हम इसके साथ चल ही नहीं सकते, वो ये करेंगे। जब वो वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए थे 2008 से 2013 तक, तो उस वक्त भी जब जब कभी कराची की सियासत के अंदर कोई नया मोड़ आता था, कोई नया इलेक्शन आता था या कोई नया इम्तिहान आता था, तो एमकेएम अपने आप को चंद दिनों के लिए पीपल्स पार्टी से दूर कर लेती थी। तो ये उसी तरह का एक टैक्टिस था, ये कुछ संजीदगी नहीं है। जिन्होंने इनको इकट्ठा किया, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एल्फी लगाई, वो नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हो जाएं। ठीक है उसामा भाई, आपका क्या ख्याल है सारे मामले में? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मायूस किया, जो 2-3 दिन पहले उनका स्टांस था वो उससे पीछे भी हट गए और बल्दियात में ही इनकी जमात वजूद में आई थी 1987 में, गालिबन इनकी बल्दियात से ही निकल कर आए थे। और हमने इलेक्शंस देखे हैं कराची के अंदर, बाकायदा ये लोग एक मुहिम चलाते हैं, फिर गाड़ियां खड़ी करते हैं, सबको मोबिलाइज करते हैं, मोहल्ले वालों को लेके चलते हैं, जाके जनाब वोट डाला जाता है, वो एक हैपनिंग होती है, एक मेला सा लगाया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। अब क्या इस वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अलहदगी का ऐलान किया? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पहले भी गालिबन 2001 में इसी तरह से बायकॉट कर चुके और फिर उनके जब मामला तय हो गए तो उसके बाद फिर वापस आते हैं। फिर मुस्तफा कमाल साहब तब बन गए थे मेयर और नेमतुल्लाह खान साहब। अब पॉलिटिक्स में सबके इख्तलाफात होते हैं, अपनी जगह अच्छाइयां बुराइयां सब में होंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कराची की तारीख में नेमतुल्लाह खान साहब को हमेशा एक बड़े जबरदस्त मेयर के तौर पर, नाजिम के तौर पर याद रखा जाएगा। और बड़े जबरदस्त उन्होंने काम किए थे, उनके बहुत से तो फिर बाद में मुस्तफा कमाल साहब ने फिर आकर उनको तकमील भी पूरा भी किया और आगे लेकर दोनों मेरे ख्याल से सर उसामा भाई दोनों का काम तकरीबन उन्होंने किसी और चीज में ज्यादा इन्वेस्ट किया। मुस्तफा कमाल साहब ने आके रोडों को कुशारा करना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, और जो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो जनाब उन्होंने गार्डन पे ज्यादा फोकस किया, गार्डन्स बनाए, ग्रीनरी बनाई, कराची को ग्रीन किया। तो इस लिहाज से आप देखिए कि वो एक मेमोरी, लेकिन उसके बाद फिर जमात इस्लामी में साइड लाइन होती नजर आई। मुशर्रफ दौर के बाद एमएमए बनी और उस सब में जो हुआ, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो थी उसमें जो इनकी हाईएस्ट लीडरशिप थी उसके बयानात ने बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ, जमात इस्लामी को नुकसान पहुंचाया। या अब इनके पास जमात इस्लामी के पास एक और मौका, एक विंडो बनी। उसकी वजह यह कि लोग अब एमकेएम के जो अपने लोग थे वो तंग आ चुके हैं। जिस तरह कामरान टिसौरी साहब को लॉन्च किया गया, जिनकी कोई ओनरशिप नहीं थी, कोई उनको समझते कि जी ये खुद कहते रहे कि जनाब कोई नहीं, इनकी वजह से तो नाराजगी हो गई। फारूक सत्तार साहब के से अलहदगी की वजह कामरान टिसौरी बने थे, लेकिन उसके बाद फिर जनाब वो जो कहते होते हैं कहने वो आते हैं और फिर कामरान टिसौरी साहब भी वो धागा बन जाते हैं जिसमें सारों को पिरोया जाता है और वो फिर आगे आगे होते हैं और सारे पीछे लग जाते हैं। तो डिसइल्यूजनमेंट जिस तरह होती है ना, ये एक मिडिल क्लास के तौर पर बड़ी ताकतवर जमात बनकर उभरी थी शुरू में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, लेकिन फिर पिछली कुछ जड़ें बड़ी मजबूत थी ना गलियों में, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा, आप भी समझे, इनका तंजीमी जो स्ट्रक्चर है ना बहुत ज्यादा मजबूत था। लेकिन फिर वो एकदम से शायद वो बंद होने शुरू हुए, उनके ऑफिसेज बंद होने शुरू हुए, जैसे काफी ज्यादा इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। और फिर वही बात, जैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में खान साहब को वोट पड़ता है, इसके अलावा किसी को वोट नहीं पड़ सकता। खान साहब अगर माइनस हो जाए तो शायद किसी को वोट ना पड़े। इसी तरह से शायद मुत्तहदा का भी मामला था। लेकिन 2018 में तो इससे तो बेहतर ही थे। 2018 के इलेक्शन में देखें जो इस वक्त एमक्यूएम का हाल है उससे बेहतर थे, क्योंकि कितनी दफा आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, हर दफा कहेंगे जी हमें तो इख्तियार नहीं मिलता, हम तो फिर भी बन जाते हैं मेयर। अच्छा, वो बन भी गए और उसके बाद फिर उनसे इल्हाक भी कर लिया, उनके साथ जुड़ भी गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि ये एमक्यूएम जब बनी थी तो वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट ही बनी थी ना उस वक्त, एस्टैब्लिशमेंट ने इसको बनाया, तो ये नेचुरली एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन कितनी दफा पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया, कितनी दफा नाराज हुए।
ये तो रोज आए दिन रूठना मनाने का सिलसिला चलता रहा, कराची में कत्ल गायब करी, तो उससे आप देखिए एमक्यूएम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती चली गई, वो तंजीमी ढांचा अपनी तरह। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि उसका जो वोट बैंक है वो बिल्कुल हवा हो गया, लेकिन अब वो ऑल्टरनेट देख रहा है, वो तंग आ गया है इस चीज से कि जनाब इमरान खान को ये कहकर छोड़ दिया कि जनाब महंगाई बहुत है, अब यहाँ पर आकर जनाब सब कुछ ठीक हो गया है, वही वजारतें लेनी, और आप कहते हैं हल्का बंदियां ठीक नहीं हुई, तो आप पहले हल्का बंदियां करवाते ना, फिर आप वजारतें लेते, फिर आप गवर्नरशिप ले लेते, हर दफा आप करते हैं। आप जो आगे आगे लोग वो अमीर से अमीर होते चले गए, बाकी लोगों का कराची का, हरियाणा कराची का, या जो आपका वोट बैंक है महाजिर या उर्दू स्पीकिंग, उसका क्या हाल हुआ, उसको क्या मिला? एक ऐसा शहर जिसके बारे में अब ये कहा जाता है कि दुनिया में रहने के लिए सबसे बदतरीन शहरों में वो शहर शामिल होता है, जो अब से 40-50 दहाइयां दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में शामिल होगा उस दौर के, लेकिन उसके बाद नीचे से नीचे जाता चला गया। तो ये सब चीजें हैं। सर हमसे पूछे ना, हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए अगर उसके साथ राजधानी की वारदात नहीं हो, उसका मोबाइल ना छीना हो, उसके साथ डकैती ना हुई हो, उसकी गाड़ी और बाइक ना उठाई गई हो, उसके साथ कोई ऐसा जुल्म ना हुआ हो। आप पुलिस स्टेशन चले जाए, आपकी नहीं सुनी जाती, नलों में पानी नहीं आता, बल्कि सीवरेज का पानी रोडों पर जरूर आता है। यहां पर टैंकर माफिया है सर, यहां पर हर वो इंसान, आप मोची से लेके आप अपर लेवल पे चले जाए, पार्किंग तक चले जाए, माफियाज भरे पड़े हुए हैं। अब मुझे हैरत होती है, मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुझे उनकी गुफ्तगू सुन के लगता था कि शायद वो ये शहर दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर होगा। उसामा भाई, जिस तरह वो रहते हैं, जिस तरह से वो चलते फिरते हैं, दुनिया का वाकई बेहतरीन शहर है। इतनी सहूलियात आप मुझे बता दीजिए जो मुर्तजा वहाब साहब को मिली होंगी, वो शायद प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का ना एंजॉय करता हो। जिस तरह की गाड़ियां मिल जाती हैं आपको, जितने मुलाजिम मिल जाते हैं आपको, जितनी मरात मिल जाती हैं, जितना प्रोटोकॉल मिल जाता है, जितनी ताकत मिल जाती है, क्या दुनिया के किसी और मुल्क में आपको ये सब कुछ मिल सकता है? चलिए मुर्तजा वहाब को अगर आप छोड़ भी दें, इससे पहले जो लोग बनते रहे उनकी दौलत के अंबार देखिए। यहाँ तो कराची का एक मतलब माली लेवल का शख्स भर्ती होता है, वो पार्क्स का किसी अफसर तक पहुंचता है, कोई ज्यादा को बड़ा लेवल नहीं, उसकी शायद लाख रुपए भी तनख्वाह ना हो या इसके लगभग, और वो अरबपति निकलता है जनाब। उसके घर से गाड़ियां भी, हीरे जवाहरात भी और करेंसी भी, पता नहीं क्या कुछ मिलता है, तो और उसके केस भी खत्म हो जाने हैं अल्टीमेटली। तो ये कराची शहर में ये सब कुछ हुआ। अब ये पीपल्स पार्टी कहे या एमकेएम कहे, इक़्तिदार तो इन्हीं दोनों के पास रहा ना किसी न किसी सूरत। वो जी सिंध में जनाब ऊपर बैठे हुए जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब शहरी इलाकों में हमारे पास था, हमें इख्तियार मिला, जो भी था, जितना भी आपको मिला, आप डिलीवर नहीं कर सके। अगर कोई 15 साल में नहीं कर सका तो फिर वो शायद 1500 साल में भी ना कर सके। आप कुछ तो दिखाएं ना करके। अब आप सब इकट्ठे हैं फिर भी नाराज हैं। अभी मैंने आपको फजलुर रहमान साहब की मिसाल दी, तो इस वजह से भी लोग जो है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं कहां पे, नजर नहीं आ रहे, वो भी अब डिफेंड नहीं कर रहे किसी चीज को। उसामा भाई, और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि नून लीग कहाँ है, कहीं वो भी थोड़ा बहुत नजर आ जाए। आखिर विफाकी हुकूमत में तो आ गई है प्राइम मिनिस्टर साहब, या उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से हाथ ही खड़े कर दिए, और लगता है कि अब इन्होंने सबने अपनी पॉकेट्स में डाली है कि फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा आप संभाल ले, अब जरदारी साहब जो है सिंध और बलूचिस्तान की तरफ, अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी को साथ जोड़ते हुए, और जनाब अब थोड़ा थोड़ा वो जिस तरह है ना, डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज, मुझे तो कभी लगता है कि जरदारी साहब ने वो रिवेंज पहले नून लीग से रिवेंज अगेंस्ट, अच्छा इसमें बड़ा अच्छा सवाल होता है, रिवेंज अगेंस्ट किसके खिलाफ भाई? आपने किसके खिलाफ ये रिवेंज लेना है? वो तो आवाम के खिलाफ हो जाता है, लोगों के खिलाफ ही नजर आता है, लेकिन जाहिर उनका मतलब कि डिक्टेटर्स के खिलाफ या जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा उसके हवाले से वो कहते हैं। लेकिन लगता तो यह है कि ये अवाम से रिवेंज होता है कि आप देखिए, जब तक पूरी दुनिया में टेस्टेड है, आपने जो बुनियादी सहूलियात है जिसके नारे लगाकर वोट मांगे जाते हैं कि जनाब आप हम सफाई दे देंगे आपके लिए, जनाब हत्ता के बेसिक एजुकेशन जो है वो भी अगर आप देखिए दुनिया भर में बल्दियाती निजाम में होती है बड़े शहरों में। जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, देखिए कौन एमएलए एमपीए, 90% लोगों को अपने इलाके के एमएलए एमपीए का घर का भी नहीं पता होगा, कभी शक्ल भी नहीं देखी होगी। मैं 90% बड़े मोहतात कह रहा हूं, वरना 99% 100 में से एक ने भी नहीं देखा होगा कभी। कि जब तक आप वही कोई एहतसाब ही नहीं है, जाकर आप किसी का दरवाजा ही नहीं खटखटा सकते। आपके मोहल्ले का तो आपके करीब तो रहता हो जिससे आप कहेंगे भाई मेरा कूड़े का मसला है, मेरा ये सेहत का बुनियादी मसला है, मेरी सफाई का और ये गली का मसला है, इसको तो ठीक कर दो। यहाँ होता यह है कि जिसके पास जो ताकत आती है वो आगे देने को तैयार नहीं होता। कौमी पहले 18वीं तरमीम से पहले ये था जी सेंटर बड़ा पावरफुल है, अब लग गया जी सूबे बड़े पावरफुल है, उनके पास पैसा नीचे नहीं देते। तो जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे तो एक वोटर को कैसे नजर आएगा कि जनाब मेरे तो वोट का कोई फायदा ही नहीं है, मैं जिसको भी वोट डाल दूं होना कुछ भी नहीं है। उसने आके ये कह देना मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है।
तो फिर वो क्यों इस तरह से निकलेगा? क्या उसकी एक्सपेक्टेशन होगी? वो टाइम भी निकाल, वजह यही है ना कि जो कराची के बासी हैं, कराची के अवाम है, वो ये जो पिछले 10-20 साल से जो सारी सूरत हाल देखते हुए आए, अभी मुर्तजा वहाब साहब जो कह रहे थे ना कि आज से 10 साल पहले जो शहर कायद की सूरत हाल थी, जिस तरह के मामला थे सर, वो लिसानी बुनियादों पर होते थे और वो शदीद मुजम्मत उसकी की जानी चाहिए, लेकिन अब वो वाकयात उससे ज्यादा बढ़ गए हैं। लोगों के लिए आप इधर 5,000 के मोबाइल के लिए लड़के को मार के चले जाते हैं सर, तालिबे इल्म को मार के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सहाफी को मार दिया जाता है, कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और हमारे कौम की याददाश्त इतनी कमजोर है कि आज एक सानिया हो जाता है, कल भूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या सानियात की हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हमें नहीं पता चलता कि कौन सा सानिया ज्यादा बदतर है। सलमान, और दुख की बात यह है कि ये इस तरह है कि कहते हैं कि देखो पहले तो 100 लोग रोजाना मर रहे थे, आपको तो शुक्र करना चाहिए, हमने तो बड़ा अच्छा डिलीवर कर दिया है। ये बुरसा आपका जवाब इस तरह ही था ना कि कत्लो गारतगिरी बहुत ज्यादा थी रही हो, कि वो आपको उल्टा सबक सिखाएंगे। सईद गनी साहब ये फरमा चुके हैं कि जनाब आप कराची के रहने वाले सबसे बड़े दुश्मन है, वो ऐसी बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। अब तो जनाब उनके प्रोटोकॉल के अफसर लुट गए, वजीर आला मुराद अली शाह साहब के, उनको लूट लिया गया, तो पता नहीं अब और क्या चाहते हैं कि और मजीद क्या हो। तो ये जब तक आप डिनाइल में रहेंगे आप मानेंगे नहीं कि मसाइल है। जब आप मानेंगे नहीं, अब होता क्या था, बारिश होती थी तो मुर्तजा वहाब साहब ने फिर भी मैं समझता हूँ काम किया होगा, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने फिर भी जो अभी हालिया नजर आते थे, ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि अब जैसे बारिशें होती हैं, बारिशों में तो कराची डूब, पानी बहुत ज्यादा आ जाता है ना, तो कराची डूब जाता है। और जब फिर मुर्तजा वहाब चले नजर आते थे कि यार चले आप रोड पर मौजूद हैं, देख रहे हैं, जो मशीनरी है वो नजर आ रही है, बाकी का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता। या कम से कम जिन सड़कों पर जरा बेहतर हो जाता है, कुछ होते हैं ना, एक तो होते हैं नशेबी इलाके हैं या कुछ, वहीं पर जाकर वीडियो बना देते थे, चले पता तो चलता था, वहां वाली बात है। तो जो इलाकों में, जिन इलाकों में पानी होता था वहां वो जाते ही नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन चले कुछ तो था ना। तो ये क्यों था? इसीलिए सूरत हाल हो जाती है उसामा भाई, हमारा जो ऑफिस है ना वो एक जजीरा लगने लग जाता है, इसके जितने भी रास्ते ना सब जगह पानी होता है और एक रास्ता है वहां पर स्नैचिंग हो रही होती है। तो ये पूरे कराची की ये सूरत हाल है जनाब, कि लोग जाएं तो जाएं कहां। अब तो ये हाल है कि पूरे रेस्टोरेंट में, स्कूल्स में लोग लुट रहे हैं। तो एक आपको मास्टर प्लान लेकर आना होगा, और वो वही बात है कि जब तक आप इस कराची शहर के जो फंड है इसको इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, यानी आप इससे ले रहे हैं और उसको पूरी हुकूमत में तकसीम कर रहे हैं, लेकिन यहां नहीं लगता, अच्छा जो आ जाता है वो भी पूरा नहीं लगता, वो सब खाया जाता है। कोई दुनिया में कराची की तरह इतना कमाने वाला शहर हो और वो उसमें अब आज के दौर में सेफ सिटी का मंसूबा ना हो, आप किन पर बेस करेंगे जी, लोगों ने लगाए हुए वहीं से कर लें। कोई एक सेंट्रल सिस्टम ना हो कि रिकग्निशन वहां पर हो सके, फौरी तौर पर एक्शन हो सके, क्विक रिस्पांस फोर्स हो। ये तो बुनियादी चीज है ना। जब आपके पास आपकी जो सिक्योरिटी है, रियासत का सबसे बुनियादी काम ये है, क्यों नहीं हो पाया? ये 30-40 सर अगर इजाजत दें, अर्शद ज्वाइन किया, फिर मुझे सर ब्रेक पे भी जाना है। अर्शद वोरा साहब, सर आज जो सारे मामलात रहे बल्दियात के हवाले से, इंतखाबात, वोटिंग, मुतमईन है आप तसल्ली के साथ? कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिसको हम अफसोसनाक या बहुत बड़ा एक सानिया कह सकते? या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची की आवाम मुतमईन नहीं है, कराची की आवाम निकली ही नहीं है। अगर आप इसको कहते हैं कि 20% वोटिंग हुई है तो इसका मतलब कराची की 80% आवाम ने तो इस इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। एमक्यूएम ने जब अपील की थी, एमक्यूएम ने देखिए, एमक्यूएम की जो प्ली थी कि आप इसको डिलिमिटेशन को सही करें, और पीपल्स पार्टी ने आपसे 2 दिन पहले एग्री कर लिया कि हमारी जो प्ली थी वो 73 यूनियन काउंसिल की थी कि वो 73 यूनियन काउंसिल ज्यादा सर ये जो मुतालबा था ना, ये कमोबेश सबका था, आपका 70 का था, मुत्तहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 53 की बात करती थी। लेकिन सर आप दूसरे के लिए अगर ग्राउंड छोड़ेंगे तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारे सदके से दूसरा मेयर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से छोड़ा। और 2 दिन पहले तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाले कह रहे थे कि बॉयकॉट इज नॉट एन ऑप्शन। अच्छा, तो फिर मतलब ये है कि कराची की आवाम के हुकूक को हम ऐसे ही जाने दें। हम इलेक्शन लड़ लें, इलेक्शन में हम जीत जाएं, हार जाएं, लेकिन हम कराची की आवाम के जो वोट का हुकूक है, 1 वोट 1 पर्सन, उससे हम विड्रॉ कर जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने बिल्कुल, आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 53 यूनियन काउंसिल्स को एग्री किया, तो इसका मतलब 53 यूनियन काउंसिल्स को आपने अनजस्टिफाई किया है। मुल्तान शहर की 68 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो कराची की 53 यूनियन काउंसिल्स को आप अनजस्टिफाई कर रहे हैं। आप सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।